मुकेश यहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद साथ में खाना खाते हैं। उस वक्त यहाँ पर केवल मुकेश और महेंद्र रामटेके होते हैं। मुकेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके होते हैं। खाना खिलाने के बाद मुकेश का गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। ये तमाम टीन शेड के ज़रिए, ईंटें पत्थर के ज़रिए यहाँ पर कमरे बनाए गए थे, आलीशान कमरे बनाए गए थे जिसमें एसी, टीवी और तमाम चीज़ें लगी हुई थी। ऐसा कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक हिसाब से देखा जाए तो सुरेश के अय्याशी का अड्डा था, अय्याशी का गढ़ था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये खुलकर सामने आई है कि जो रितेश चंद्राकर और जो महेंद्र रामटेके हैं, उन्होंने मिलकर उस जो परिसर था उसमें उनकी हत्या की थी। जो हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनकी हत्या की थी। उसके बाद जो दिनेश चंद्राकर है वो साख छुपाने में और जो उसको क्लोनिंग करने में उनकी मदद की थी। सवाल अब भी खड़ा होते हैं कि क्या सिर्फ सड़क की खबर को लेकर ये हत्या की गई या कहानी और कुछ भी है? क्या कोई ऐसी पहलू है जिसे कोई छू नहीं पा रहा? क्या कोई ऐसी कहानी है जो अब भी खुलना बाकी है? जो रितेश है उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, साथ में उठना बैठना घूमना फिरना था, पर ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि इतने बड़े कदम उठाने पड़े? पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई है? इतने 5 एकड़ पे कब्जा, ये जो पीछे दृश्य है, लगभग 3 से 4 साल हो गए थे इस जगह पर कब्जा किए हुए। आज से पहले क्या किसी को ये कब्जा दिखाई नहीं दिया? क्या ये 1 फुट 2 फुट अपना घर आगे बढ़ा लेने वाली बात है या 5 एकड़ ज़मीन को अपना कहने वाली बात है? तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं ये वही बाड़ा है जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या की गई, या हत्या करने के बाद उनके शव को छुपाने का प्रयास किया गया, शव को छुपाया गया। ये पूरी कहानी क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। बस्तर के बीजापुर से खबर निकल कर आती है कि युवा पत्रकार 33 वर्षीय मुकेश चंद्रकार की हत्या हो गई। 1 तारीख से भाई युकेश अपने भाई को ढूंढ रहा था कि भाई जनवरी की शाम से मुकेश गायब कहाँ है, उसका पता क्यों नहीं चल पा रहा। पुलिस के पास शिकायत की जाती है, पुलिस ढूंढती है, कई सारे प्रयास किए जाते हैं, लोकेशन ट्रैक किया जाता है, मगर कुछ पता नहीं चलता। कुछ पत्रकार साथियों द्वारा गूगल में ट्रैक किया जाता है, जीमेल के द्वारा ट्रैक किया जाता है, तो लोकेशन आता है ये बाड़ा, और ये बाड़ा किसी का नहीं, मुकेश चंद्रकार के चचेरे भाई सुरेश चंद्रकार का है। सुरेश चंद्रकार ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शंस का काम करता है। अब ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर से। 29 दिसंबर को जब एनडीटीवी में एक खबर चलाई जाती है, ऑन एयर होती है, जिसमें एक सड़क का जिक्र होता है, 32 किलोमीटर वाली सड़क, जिसका ठेका सुरेश के पास रहता है, सुरेश चंद्रकार के पास। उस सड़क की कहानी भी आपको बताएंगे, मगर उस सड़क की कहानी जब एनडीटीवी में चलती है तो सड़क के ऊपर जांच की बात आती है, अरुण साव तक बात पहुंचती है। उसके बाद से लेकर मुकेश चंद्रकार के ऊपर साया मंडराने लगता है। मुकेश को धमकी भरे फ़ोन आए कि नहीं आए, इस बात की पुष्टि नहीं है, मगर 31 तारीख से उसे बुलाकर मारने का प्लानिंग चल रहा था, प्री प्लानिंग हो चुकी थी। 31 तारीख को मुकेश को बुलाया जाता है, मगर किसी कारणवश, किसी काम में फंसने के कारण मुकेश यहाँ पहुँच नहीं पाता है। आपको बता दें कि 3 भाई हैं, सुरेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार, जिसमें से रितेश चंद्रकार से मुकेश की अच्छी खासी दोस्ती थी। चचेरा भाई तो था ही, मगर रिश्ते काफ़ी गहरे थे, साथ में उठना बैठना घूमना, यहाँ तक स्कूलिंग भी दिनेश, रितेश और मुकेश की एक साथ हुई थी। सुरेश अलग पढ़ा करता था। इतनी अच्छी खासी दोस्ती कि एक फ़ोन कॉल पर तुरंत आ जाना, वैसा ही हुआ। इस दोस्ती का फ़ायदा रितेश ने उठाया। अब इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार, भाई रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार और सुपरवाइज़र महेंद्र रामटेके, किसकी क्या भूमिका है आपको बताते हैं। पुलिस के हवाले से मेरी जानकारी और भास्कर के सूत्रों के हवाले से मेरी जानकारी के हिसाब से जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि 31 तारीख को फ़ोन किया जाता है मुकेश को। मुकेश यहाँ आने में असमर्थ रहता है, फ़ोन रितेश द्वारा किया जाता है, मगर 1 तारीख को फिर रितेश लगातार फ़ोन करता है, मुकेश को यहाँ बुलाता है कि भैया आओ साथ में खाना पीना करते हैं, पार्टी करते हैं। मुकेश यहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद साथ में खाना खाते हैं। उस वक्त यहाँ पर केवल मुकेश और महेंद्र रामटेके होते हैं।
मुकेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके होते हैं। खाना खिलाने के बाद मुकेश का गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। रॉड से सर पर वार किया जाता है और मारने के बाद जो आप बाड़ा देख रहे हैं और जहां आपको थोड़ी सी मिट्टी दिखाई दे रही होगी गाड़ी के ठीक पीछे, वहीं एक सेप्टिक टैंक है। उस टैंक में मुकेश चंद्रकार को डाल दिया जाता है। और ये सारी प्लानिंग के तहत जो दिनेश चंद्रकार और जो सुरेश चंद्रकार हैं वो जगदलपुर में इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों यानी रितेश और महेंद्र हत्या कारित करने के बाद जगदलपुर पहुंचते हैं। जगदलपुर पहुंचने के बाद चारों जन एक साथ बैठते हैं। चर्चाएं होती है कि भैया हमने ऐसा ऐसे कृत कर दिया है और सेप्टिक टैंक में उसके शव को डाल दिया है। सुरेश तुरंत उनका कहता है कि जो महेंद्र रामटेके है और दिनेश चंद्रकार है वो वापस आते हैं इस सेप्टिक को ढकने के लिए, इसके ऊपर स्लैब डालने के लिए, ताकि शव का पता किसी को ना चले और शव सड़ने के बाद बदबू भी ना आए बाहर। और इसी बीच रितेश चंद्रकार को बाहर भेजने की तैयारी हो जाती है। रायपुर एयरपोर्ट भेजकर दिल्ली रवाना कर दिया जाता है। मामले का किसी को पता नहीं चलता है, स्लैब डल जाता है। मगर जब गूगल लोकेशन यहाँ तक ले आता है, फिर पत्रकारों की नज़र पहुँचती है उस नए नवेले स्लैब पर। एसपी से अनुरोध किया जाता है, आवेदन दिया जाता है कि भैया इस स्लैब को हटाकर देखा जाए कि कहीं मुकेश का शव इसके अंदर तो नहीं, कुछ ऐसी घटना तो नहीं हो गई। जब स्लैब को हटाया जाता है, जेसीबी बुलाकर उसे तोड़ा जाता है, तो वही होता है जिस बात का डर था। मुकेश चंद्रकार का शव उसी सेप्टिक टैंक के अंदर मिलता है। इसी बीच रितेश दिल्ली से वापस लौटता है। पुलिस उसे रायपुर एयरपोर्ट से तुरंत गिरफ्तार करती है। मामले की पूछताछ जारी है। इस मामले में 3 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके। मगर जो मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार है वो अब भी गायब है, जिसकी सड़क को लेकर खबरें बनी। खबरों के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ, इतनी क्या बात बुरी लग गई, ऐसे कौन से पैसे फंसने वाले थे कि मुकेश चंद्रकार की हत्या कर दी गई। सवाल अब भी खड़ा होते हैं कि क्या सिर्फ सड़क की खबर को लेकर ये हत्या की गई या कहानी और कुछ भी है? क्या कोई ऐसी पहलू है जिसे कोई छू नहीं पा रहा? क्या कोई ऐसी कहानी है जो अब भी खुलना बाकी है? क्या उस रात को रितेश और मुकेश के बीच किसी अन्य विषय को लेकर वाद विवाद नहीं हुआ, या सिर्फ सड़क को लेकर बुलाया, खाना खिलाया और हमला कर दिया, मार दिया? क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। मुकेश चंद्रकार हत्याकांड में मुख्य आरोपी भाई सुरेश चंद्रकार, चचेरा भाई सुरेश। अब सुरेश है कौन? रसोइये से अपने काम की शुरुआत करने वाला सुरेश करोड़पति कैसे बन गया, अरबपति कैसे बन गया? इतने पैसे कैसे आ गए कि पूरे बस्तर संभाग में पहली बार कोई दुल्हन हेलीकॉप्टर से आई? उसकी शादी में रशियन और थाईलैंड की लड़कियां आई डांस करने। प्रसिद्ध फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी से कैमरा पर्सन आते हैं फोटो खींचने। आखिर रातों रात ऐसे कौन सा चमत्कार हो गया, रातों रात ऐसी कौन सी जादू हो गया कि सुरेश चंद्रकार की किस्मत बदल गई? रसोइया का काम करते करते ठेकेदारी के काम में हाथ डाला। पहले पुलिस से जुड़े, पुलिस महकमे से जुड़े तमाम काम उठाने लगा, चाहे वो बैरक बनाना हो, चाहे वो किसी थाने को रेनोवेशन करना हो। उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लिया कि पीडब्ल्यूडी में बतौर ठेकेदार अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, ABCD। उस रजिस्ट्रेशन के बाद ठेके का काम उठाने लगा, ठेका उठाने लगा सड़क बनाने का और तमाम चीज़ों का। आप जो मेरे पीछे ये जगह देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दी गई है, जिसे तोड़ा गया है, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। अमूमन देखा जाता है कि बुलडोज़र कार्रवाई उन सारे मामलों पे होती है जो संगीन अपराध करने वाले अपराधी होते हैं, उसमें लिप्त होते हैं। उनकी अवैध जो प्रॉपर्टी रहती है, अवैध जो कब्जा रहता है, उसको हटाया जाता है। आप यहाँ से जहाँ तक नज़र घुमाएं, लगभग 5 एकड़ के आसपास की ज़मीन पर सुरेश चंद्रकार ने कब्जा कर रखा था, जिसमें से कुछ हिस्सा फॉरेस्ट का था तो कुछ हिस्सा राजस्व विभाग का था। मगर सुरेश चंद्रकार का कोई हिस्सा नहीं था। और यहाँ पर बना हुआ था डंपिंग यार्ड। जो भी टेंडर सुरेश उठाता था, यहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होती थी। जो टीन शेड आप देख रहे हैं,
ये तमाम टीन शेड के ज़रिए, ईंटें पत्थर के ज़रिए यहाँ पर कमरे बनाए गए थे, आलीशान कमरे बनाए गए थे जिसमें एसी, टीवी और तमाम चीज़ें लगी हुई थी। ऐसा कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक हिसाब से देखा जाए तो सुरेश के अय्याशी का अड्डा था, अय्याशी का गढ़ था, जो सुरेश यहाँ आकर अय्याशियाँ किया करता था। इतने आलीशान तरीके से इन कमरों को बनाया गया था। मुकेश चंद्रकार की हत्या के बाद पूरे देश भर के पत्रकार एकजुट दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग जिलों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के साथ साथ सारे पत्रकारों के मुख से एक ही आवाज़ निकली कि मुकेश चंद्रकार को न्याय मिलना चाहिए, आरोपी और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही माहौल बीजापुर में भी था, जहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से पत्रकार इकट्ठा हुए थे, यहाँ मौजूद हुए थे इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। आनन फानन में पुलिस ने सुरेश चंद्रकार के पेपर्स निकाले और देखिए भैया, ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है तो अवैध है। तो फिर छत्तीसगढ़ में हुई बुलडोज़र कार्रवाई, पूरे तमाम चीज़ों को, तमाम जगहों को निस्तो नाबूद किया गया, तमाम जगहों को तोड़ा गया और इसे पूरी तरीके से खाली कराने की प्रक्रिया हुई। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिली कि जो क्राइम सीन है, जो सुरेश चंद्रकार का बाड़ा है, वो भी अवैध है। उसके ऊपर भी जल्द बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती है। वो अब तक इसलिए बची हुई है क्योंकि वो क्राइम सीन है, वहाँ से कई सारी चीज़ें अभी निकलनी बाकी है। जो एसआईटी गठित की गई है, उस एसआईटी के जांच के बाद ऐसा हो सकता है, ऐसे खबरें भी निकल कर आ सकती है कि सुरेश चंद्रकार के उस बाड़े को निस्तो नाबूद कर दिया गया है, क्योंकि खबरों की माने और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके भी अवैध होने की ही जानकारी है। इतना ही नहीं, बैंक अकाउंट तो पहले ही सीज कर लिए गए थे, अभी कुछ गाड़ियां भी सीज की गई है। आपको जो ये डंपर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ डंपर्स कार्रवाई के दौरान सीज किए गए हैं और ये तमाम जगहों पे जिसको वो अपने अय्याशी का अड्डा बना के रखा था, इस तमाम जगहों को भी पुलिस ने, प्रशासन ने सील कर दिया है। इतने 5 एकड़ पे कब्जा, ये जो पीछे दृश्य है, लगभग 3 से 4 साल हो गए थे इस जगह पर कब्जा किए हुए। आज से पहले क्या किसी को ये कब्जा दिखाई नहीं दिया? क्या ये 1 फुट 2 फुट अपना घर आगे बढ़ा लेने वाली बात है, या 5 एकड़ जमीन को अपना कहने वाली बात है? तो आज से पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या बुलडोज़र कार्रवाई या फिर जो भी कब्जे की कार्रवाई होती है उसके लिए अपराध करना ज़रूरी है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। अगर सुरेश आज इस अपराध में लिप्त नहीं होता, इस हत्याकांड में शामिल नहीं होता, तो आज भी ये जगह सुरेश की होती, सुरेश के अय्याशी का अड्डा होती। तब इस पर कौन ध्यान देता? कई सारी उंगलियां उठ रही है और कई सारे लोगों के ऊपर ये उंगलियां उठ रही है। इसका जवाब कौन देगा? सब के सब मौन बैठे हुए हैं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। अभी लोग इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि आखिर सुरेश है किसके पाले का। जितने भी नेता हैं, चाहे वो अभी पावर में रहे नेता हो या पूर्व में पावर में रहे नेता हो, जितने भी नेता हो, सब ये बताने को लगे हुए भाई सुरेश हमारी टीम के नहीं है, सुरेश तो आपकी टीम का है, सुरेश तो आपके पाले का है। आप समझ सकते होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। भाजपा कह रही है कि सुरेश कांग्रेसी था, कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं, वो तो भाजपा ज्वाइन कर चुका था। अगर सुरेश भाजपा और कांग्रेसी दोनों था, दोनों में उसकी ज्वाइनिंग थी, दोनों में समय समय पर बदलता रहता, तो इससे ये चीज़ तो स्पष्ट है कि सुरेश मौका फरस था। जहां उसे लाभ दिखता था वो उस पाले में चला जाता था। जब जिसकी सरकार, जहां दम वहां हम वाली कहानी सुरेश के साथ चल रही थी। और इसी के दम पर इतनी बड़ी हिम्मत सुरेश और उसके भाइयों ने की कि अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर डाली। इस कार्रवाई के बाद आगे और भी बहुत सारी कार्रवाई होनी बाकी है। क्या कुछ चीज़ें आगे होती है, किस प्रकार से कड़ी कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। पल पल का अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। बन रही है हमारे साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव जी के साथ। सर, मुकेश चंद्रकार जी की हत्या के मामले को लेकर कई सारे कयास लग रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? आपके पास फ़ोन कब आया कि मुकेश चंद्रकार जी लापता हैं? देखिए, ये 2 तारीख की शाम की बात होगी, लगभग 7:30 पौने 8 बजे के करीब मुझे उनके भाई का कॉल आया, योगेश चंद्राकर का, कि मेरा भाई कल शाम से लापता है। सुबह उसको जानकारी मिली कि लापता है क्योंकि शाम को वो सोया हुआ था। उसके बाद से हमने गुमशुदगी दर्ज कराई और अलग अलग टीम हमने रवाना किया।
और रात भर ढूंढने के बाद सुबह भी ढूंढते रहे, सीसीटीवी हो या तमाम जितने टेक्निकल इनपुट्स हमें प्राप्त होते रहे उसके अनुसार हम लोग उनको ढूंढते रहे। और लगभग शाम को 3 बजे करीब वो जो टंकी था जहां उनका शव बरामद हुआ उसको तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद में उसमें जो शव मिला, प्राइमरी जो शिनाख्त की हुई उसमें मुकेश चंद्राकर जी का शव वहाँ मिला। तब उसके बाद जो हमने घेराबंदी शुरू किया और उसमें 3 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सुरेश चंद्राकर के 2 भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर, और एक उनका जो सुपरवाइजर था महेंद्र रामटेके, उनको गिरफ्तार किया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये खुलकर सामने आई है कि जो रितेश चंद्राकर और जो महेंद्र रामटेके हैं उन्होंने मिलकर उस जो परिसर था उसमें उनकी हत्या की थी, जो हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनकी हत्या की थी। उसके बाद जो दिनेश चंद्राकर है वो साक्ष्य छुपाने में और जो उसको फ्लोरिंग करने में उनकी मदद की थी, और जो चौथा भाई जो मास्टरमाइंड है वो अभी सुरेश चंद्राकर अभी फरार है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, टेक्निकल इनपुट और कई तरीके से हम इसको इन्वेस्टिगेट किए हैं, अलग अलग टीमें रवाना हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम जो मास्टरमाइंड है उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, यदि किसी की गुमशुदगी दर्ज होती है तो सबसे प्राइमरी काम जो होता है वो मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना होता है। उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो उनके भाई हैं युकेश, उनके द्वारा जो जीमेल की मदद से लोकेशन देखा गया था वो सुरेश का वो बाड़ा था, और पुलिस के पास जो लोकेशन आ रही थी वो किसी अन्य जगह की थी, जिसको लेकर मामला थोड़ा फंस रहा था और थोड़ी सी विलम्ब हुई। देखिए, इसमें क्या है कि जो बाड़ा था उसको जब लोकेशन बताया गया तो सबसे पहला सर्च उसी बाड़े में किया गया था, उनके जो जितने कमरे थे खुलवाए गए, बट रात के समय में कुछ ऐसा संदिग्ध नज़र नहीं आया, और तब तक हमें ये लग रहा था कि मुकेश चंद्राकर जिंदा हैं और कहीं चले गए होंगे। उस दिशा में हम काम करना शुरू कर रहे थे, जिसमें सीसीटीवी को ढूंढना हो या उनके दोस्तों को फ़ोन करना हो, अलग अलग तरीके से टेक्निकल इनपुट हम जुटा रहे थे। ये जब चीज़ें हम इन सब से चीज़ों से हार गए तो अब उसके बाद हमें लगा कि ये जब वो जो संदिग्ध हम लोग को जो फ्लोरिंग दिखा वो ताज़ा था जिसको हमने देखा, तो उसके बाद उसको तोड़ा तब उनकी लाश मिली। हमें लास्ट तक ये उम्मीद नहीं थी कि मुकेश चंद्राकर इस दुनिया में नहीं है, हमें लास्ट तक यही लग रहा था कि मुकेश चंद्राकर जिंदा हैं और कहीं हो सकता है 1 जनवरी की पार्टी में या फिर किसी प्रकार से कहीं घूमने के लिए गए हैं। सर, मुकेश चंद्रकार और सुरेश चंद्रकार के रिश्तों के तो जिक्र नहीं करेंगे, मगर जो रितेश है उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, साथ में उठना बैठना घूमना फिरना था। पर ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि इतने बड़े कदम उठाने पड़े? पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई है? देखिए, रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं, और इनका हम उम्र होने की वजह से काफ़ी आना जाना और साथ में रहता था, और जिस लोकेशन पे उनका शव मिला था वहाँ भी मुकेश चंद्राकर का आना जाना लगातार रहता था। लेकिन जो हमें इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी ये पता चला है कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव कहीं न कहीं जो खबर को लेकर हुआ था, और इसी सड़क से जुड़ी खबरें जो से लेकर जुड़ी खबर को लेकर मनमुटाव हुआ था, जो खबरें चला रहे थे। उसके बाद में अभी जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कुछ निकल कर सामने आएगा। जो प्राइमा फेसी हमें पता चला है इसी मोटिव के बारे में पता चला है। तो अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपने जाना कि क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट निकल कर सामने आई है? अभी इस मामले से जुड़े सुरेश चंद्राकार का पकड़ाना बाकी है, और भी तथ्यों का सामने आना बाकी है कि आखिर क्या वजह थी, किस प्रकार से हत्या कारित की गई, कौन कौन और भी संलिप्त था, क्योंकि सिर्फ ये 4 लोगों की संलिप्तता नहीं, और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। अब इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।